दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के ऐसे सभी स्टूडेंट जो किसी ना किसी टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं और इस बार ऐसे टॉपिक सबसे पहले खत्म करेंगे जिन पर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा ही टॉपिक है रेफ्रिजरेंट्स, जिस पर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेफ्रिजरेंट का हिमांक होना चाहिए। हिमांक मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, इसके साथ में हम लोग थ्योरी समझेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। उस थ्योरी में इसका आंसर भी होगा। तो थ्योरी कैसे समझ रहे हैं हम लोग, वह आप देख लें। तो एक आदर्श रेफ्रिजरेंट के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि इसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट निम्न होना चाहिए। इसका हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। इसकी विशिष्ट ऊष्मा निम्न और लेटेंट हीट उच्च होना चाहिए। क्रिटिकल प्रेशर या दाब बोल सकते हैं, ताप उच्च होना चाहिए। और यह क्या, जहरीला नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार, जो इस क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या देखना है, यहां पर हिमांक देखना है। तो कैसा होना चाहिए? निम्न मतलब लो होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। तो इसी तरह सभी क्वेश्चन की हम लोग जितने भी ये पार्ट्स में लेकर आऊंगा प्रैक्टिस करवाने के लिए, सब्जेक्ट हैं जो हमारा, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह हम लोग थ्योरी समझते हुए चलेंगे। जिससे होता क्या है, ये जो टॉपिक लिखे यहां पर मैं वैसे भी समझा सकता था, लेकिन लिखकर इसलिए समझा रहा हूं कि आप और भी अच्छे से पढ़ सकें और इनको नोट कर सकें, जिससे इन पर फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी टाइप का और आपसे बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, रेफ्रिजरेंट की श्यानता होना चाहिए। जो रेफ्रिजरेंट है उसकी विस्कोसिटी होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए, या कोई भी एनीवन कैसी भी हो, दोनों में से, या फिर दोनों होना चाहिए। तो जिस तरह मैंने बताया, आंसर हम जो एक्सप्लेन करेंगे अभी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, जो आपको समझ में भी आती है ऐसी भाषा, उसी में इसका आंसर छुपा रहता है। तो उसको हम चलते हैं, पढ़ते हैं। तो जो रेफ्रिजरेंट है, इसकी जो श्यानता है, विस्कोसिटी, ऐसी कैसी होनी चाहिए? कम होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? यदि रेफ्रिजरेंट की जो विस्कोसिटी है वह अधिक होगी तो इसका जो फ्लो है, प्रवाह है, वह सुगमता पूर्वक मतलब आसानी से नहीं हो पाएगा। और यदि रेफ्रिजरेंट की जो विस्कोसिटी है या फिर श्यानता है वह कम होगी तो यह आसानी से फ्लो हो पाएगा। तो कैसी होनी चाहिए? कम होना चाहिए। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है जो मेरा तरीका ये पसंद आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, याद रखें, एक आदर्श रेफ्रिजरेंट का कौन सा आवश्यक गुण है? इनमें से बताना याद रखें। एक आदर्श रेफ्रिजरेंट का कौन सा आवश्यक गुण है, इन चारों में से हमें बताना है। क्या है? टॉक्सिक है मतलब विषाक्त है, विस्फोटक है, निम्न क्वथनांक, या फिर हमारा उच्च हिमांक मतलब हाई फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिस तरह हम लोग थ्योरी पढ़ते हुए चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं, उसी तरह प्रत्येक क्वेश्चन की थ्योरी समझेंगे, जिससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमसे बनने लगे। अब जो एक आदर्श रेफ्रिजरेंट है, इसका जो क्वथनांक है कैसा होना चाहिए? याद रखें, निम्न होना चाहिए। निम्न होना चाहिए। अब निम्न क्यों होना चाहिए? यदि रेफ्रिजरेंट का जो क्वथनांक है वह निम्न होना चाहिए तो यह क्या होगा, शीघ्रता से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा? जो गैस का फॉर्म है उसमें आसानी से परिवर्तित हो जाएगा, जिससे जो कूलिंग क्रिया है वह उत्तम हो जाती है। क्योंकि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है जब फ्लो होता है, जो हमारा एवोपरेटर है उसके अंदर से गुजरता है, तो वहां पर क्या, जब यह हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा तो वहां पर जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये आसानी से कूलिंग ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा। तो वैसे इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं टिक कर देता हूं। इसका आंसर क्या होगा हमारा? लो बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, रेफ्रिजरेंट का कौन सा
भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इनमें से देखें टॉक्सिसिटी है या मिजोसिबिलिटी है या फ्लेमेबिलिटी है या फिर थर्मल कंडक्टिविटी। अब इन चारों में से हमें आंसर देना है। तो आपको पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे पहले से जुड़े हैं या तैयारी करते रहते हैं उनको पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग थ्योरी प्रत्येक क्वेश्चन की पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको प्रत्येक क्वेश्चन में समझेंगे। ऐसा नहीं कि आंसर आता है तो मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊं। तो जो हमारे रेफ्रिजरेंट के जो भौतिक गुण होते हुआ है, क्या होती है? उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, शुद्धता, मितव्ययी, स्नेहक के साथ निष्क्रिय, निम्न श्यानता, रिसाव प्रकृति और ऊष्मीय चालकता। तो जो 7 नंबर लिखा ना, ऊष्मीय चालकता, इसका मतलब होता थर्मल कंडक्टिविटी। यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ ऑप्शन थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी है, यह इसका राइट आंसर होगा। अब ये जो हमारे जो फिजिकल या भौतिक गुण है या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनको आपको याद कर लेना, क्योंकि आज इस पर क्वेश्चन पूछा गया या फिर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां पर देख रहे हैं, हो सकता है किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें 3 गलत ऑप्शन होंगे और एक इनमें से कोई ऑप्शन दे दिया जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने में कोई आपको प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, ना कोई आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, सिर्फ हमारी वीडियो की रेटिंग बढ़ती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि ये जो नया तरीका है हमारा पढ़ाने का वह पसंद आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हेलो कार्बन में उपस्थित होता, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो हेलो कार्बन में उसमें उपस्थित होते हैं कौन से? यहाँ पर क्लोरीन उपस्थित रहता है, कार्बन उपस्थित रहता है, फ्लोरीन उपस्थित रहता है, ये सभी उपस्थित रहते हैं। तो हेलो कार्बन के अंदर क्या क्या उपस्थित रहता है ये हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर जो थ्योरी लिखी हुई है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसका आंसर लिखा, जो हेलो कार्बन है उसमें क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन उपस्थित होते हैं, मतलब इस तीनों के नाम दिए, तो हमारा ये सभी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है ये रेफ्रिजरेंट सामान्यतः कार्बन, क्लोरीन तथा फ्लोरीन आदि से मिलकर बने होते हैं। अब इसलिए इन्हें क्लोरोफ्लोरो कार्बन रेफ्रिजरेंट अथवा फ्रियोन समूह रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है। तो ये जो यहां से और भी एक क्वेश्चन बन सकता है या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हेलो कार्बन का अन्य नाम क्या है? क्या है? हेलो कार्बन का अन्य नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रियोन समूह, या फिर ए बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं है। याद रखें जो क्वेश्चन आज हम लोग समझ रहे हैं यदि आपको याद ना हो तो जो रेफ्रिजरेंट है उससे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और भी इसके जितने भी क्वेश्चन हैं 2 या 3 वीडियो में भी बनेंगे, तो 2-3 वीडियो में लेकर आऊंगा, लेकिन सभी टाइप के क्वेश्चन में कवर कराऊंगा। और जो थ्योरी हम लोग समझ रहे हैं उससे तो आपको आपके 100% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए हम थ्योरी समझते हैं। अब जो हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट है, क्या है? हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट है, ये समानतः कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोरोफ्लोरो कार्बन रेफ्रिजरेंट अथवा फ्रियोन समूह रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है। कौन सा? क्लोरोफ्लोरो कार्बन है ना, और फ्रियोन समूह, मतलब दोनों आ रहे हैं, जो यहां पर ऑप्शन दिए दोनों आ रहे हैं, तो दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। तो जो सी वाला ऑप्शन दिया ए और बी, तो सी वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? ये वाला राइट हो जाएगा। तो इस पे आप टिक करेंगे सी वाले पे, ये दोनों ही हमारे आंसर में मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला कारक, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला कारक कौन सा है? इन चारों में से बताना है कि ओजोन परत को कौन सा ऐसा यहां पर जो नाम लिखे हुआ है कारक है जो क्या करता है, इसको हानि पहुंचाता है। जैसे कि कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, या फिर ये सभी है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं उसी तरह फिर से एक्सप्लेन करते हैं और उसी के अंदर इसका आंसर छुपा रहता है। तो जो ओजोन परत है, क्या है? ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला कारक, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला कारक कौन सा है? क्लोरीन है ना। क्या है? क्लोरीन है। इसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं, क्या है? क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन वातावरण में मिलकर जब ओजोन से क्रिया करता है तो क्या करता है? क्लोरीन मोनो ऑक्साइड बनाता है तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है, जिसके कारण ओजोन परत का क्षय होता है और जिससे परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर हानिकारक बीमारियां जैसे त्वचा कैंसर
आदि उत्पन्न करती हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? क्लोरीन हुआ। अब क्लोरीन एक क्यों होता है ये आगे और डिटेल्स लिखी हुई है, और इसका मैं पहले आंसर टिक कर देता हूं और बता देता हूं इसके इसके बारे में। याद रखें, जो भी मैं पढ़ के सुनाता हूं हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो, तो अच्छे से वीडियो पॉज कर लें। मैंने बहुत अच्छी वीडियो की क्वालिटी रखी है। वीडियो की क्वालिटी यदि आपको लो लग रही है तो आप अपने जो यूट्यूब की सेटिंग है उसमें जाके आप 360, 480 या 720 पर सेट करके देख सकते हैं। और जो फॉन्ट साइज भी मैंने इतना बड़ा लिया है कि आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, याद रखें, हाइड्रोकार्बन समूह, जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के अंतर्गत आने वाला रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोकार्बन समूह के अंतर्गत आने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है? ये चार में से हमें बताना, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ये सभी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी आरएसी ट्रेड के, उनसे तुरंत आंसर बन जाएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आपको पढ़ना ही है, कंपलसरी है। तो जो हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, इसके अंतर्गत आने वाले रेफ्रिजरेंट कौन से हैं? एथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन। कौन सा? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। क्या होते हैं? पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, एनवायरमेंट के अनुकूल होते हैं। इन रेफ्रिजरेंट में उपयुक्त ऊष्मागतीय गुण होते हैं, मतलब इसमें थर्मल जो थर्मोडायनेमिक्स गुण है वह अच्छे होते हैं। और क्या होते हैं? इनके विस्फोटक गुणों तथा अत्यंत ज्वलनशीलता के कारण वातावरण में इनका उपयोग बहुत कम किया जाता है। मतलब ये कैसे होते हैं? विस्फोटक होते हैं और ज्वलनशील भी होते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम लोग जो मतलब कम करते हैं। वर्तमान में इनका उपयोग क्या है? कम किया जाता है, क्योंकि ज्वलनशील होते हैं और विस्फोटक होते हैं। तो इसका जो आंसर देखें तो हमारे हिसाब से तो तीनों के नाम लग रहे, तो इसका डी ऑप्शन कैसा होना चाहिए? राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा दो, याद रखा, दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट को अगर मिलाया जाता है प्रॉपर रेशो में, तो मिलने से जो प्राप्त हमें रेशो होता है वह कौन सा रेफ्रिजरेंट कहलाता है? तो ये इनमें क्या होता है? जियोट्रॉप्स होता है, या फिर एजियोट्रॉप्स होता है, या फिर हेलोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखते हैं, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसी के अंदर इसका आंसर छुपा होगा। तो जो दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त रेफ्रिजरेंट, दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो रेफ्रिजरेंट प्राप्त होता है उसे बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। क्या कहलाता है? एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स के बारे में और भी आगे कुछ लिखा है। इन्हें ताप, दाब, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और अन्य ऐसे युक्तियां हैं जो द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब ये टेम्परेचर या कोई किसी भी प्रेशर पर ये अलग नहीं हो सकते। इनके जो गुणधर्म हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, भी अपने घटकों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। जो ये जिस ग्रुप में आते हैं उस ग्रुप के जो भी कंपोनेंट हैं उनसे ये कैसे होते हैं? अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यहां पर जो आंसर मिल गया था हमें, क्या? एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स कहां लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में लिखा हुआ, तो हमारा ए वाला ऑप्शन एजियोट्रॉप्स, सॉरी बी ऑप्शन में लिखा है एजियोट्रॉप्स, तो बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स समूह का रेफ्रिजरेंट है, जो एजियोट्रॉप्स ग्रुप है उसका एक रेफ्रिजरेंट है इनमें से, उसका नाम बताना। तो R500 लिखा, R21 लिखा, R11 लिखा, R22 लिखा। तो ये कौन सा रेफ्रिजरेंट है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, वहीं पर इसका आंसर देखेंगे। तो यहां पर लिखा R500 एक एजियोट्रॉप्स क्या है? ग्रुप का रेफ्रिजरेंट है। कौन सा है? R500। तो पहले ही टिक कर देता हूं मैं सबसे पहले। अब इसके हम लोग इसकी डिटेल्स समझते हैं। कुछ एजियोट्रॉप्स हैं रेफ्रिजरेंट निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे R500। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं 73.8% क्या रहता है? हमारा R12 रहता है, जबकि 26.2% क्या रहता है? R152 रहता है। इस तरह R501 में क्या रहता है? 75% R22 रहता है और 25% R12 का मिश्रण रहता है। तो ये कुछ डिटेल्स रहती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट मतलब इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, इनमें से बताना कौन सा है, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ये सभी। क्या बताना, अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट बताना है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहले। तो जो अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट है मतलब इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, जो कौन से होते हैं, पानी मतलब वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये तीनों होते हैं। तो तीनों यहां पर ऑलरेडी नाम लिखे, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। अब इसके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी ले लें। ये जो हमारे अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट को हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट के आविष्कार से पहले उपयोग किया गया था, मतलब जो हमारा हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट है इससे पहले जो यूज किए जाते थे वो कौन से थे, हमारे अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट। और इन रेफ्रिजरेंट्स के उपयुक्त जो इसके फिजिकल और थर्मल गुण हैं मतलब भौतिक और ऊष्मागतिकीय गुण हैं, इसके कारण वर्तमान में भी इनका उपयोग अभी किया जाता है। किन गुणों के कारण, भौतिक और ऊष्मीय गति गुणों के कारण इनका उपयोग अभी भी किया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखें, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट से पहले इनका यूज होता था, याद रख। तो ये वर्ड हमें याद रहे, कई बार हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स का जो इससे पहले यूज होता था नहीं होता था, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा असंतृप्त कार्बनिक मतलब असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड। इधर इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है, याद रखें। आपको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हो तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लें। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक रेफ्रिजरेंट कौन सा है, जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक रेफ्रिजरेंट इनमें से बताना है कौन सा है, ट्राइक्लोरोएथिलीन, डाइक्लोरोएथिलीन, एथिलीन या फिर ये सभी। तो जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं वह कौन से होते हैं, ट्राइक्लोरोएथिलीन, डाइक्लोरोएथिलीन, एथिलीन और प्रोपिलीन। अब इनके बारे में कुछ तथ्य लिखे हैं आगे, वह मैं समझा देता हूं। इसके बारे में जो लिखा हुआ है, प्रोपिलीन हो गया, कि जो हमारा एथिलीन है या प्रोपिलीन है इनमें से कोई एक अवश्य पाया जाता है। इन रेफ्रिजरेंट्स में जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के रेफ्रिजरेंट्स हैं इनके अंदर एथिलीन या प्रोपिलीन में से कोई एक अवश्य पाया जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जब मैंने एक्सप्लेन किया उसमें सभी पाए जा रहे हैं, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा यदि आप पढ़ते हैं, क्योंकि जब समझाते हैं मुंह से तो वो हवा में निकल जाता है। लेकिन यहां पर आप कभी भी स्क्रीनशॉट लेकर या नोट करके इसको नोट करके रख सकते हैं। तो ऐसे जो एक्सप्लेन हमने किया हुआ है एक सब काम का है, इन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखें, वीडियो काम के हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप हमसे नए जुड़ रहे हो, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि अब लगातार ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है, मतलब हमें जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है उसका नाम बताना इन चारों ऑप्शन में से, ट्राई, फ्लोरोमीथेन, प्रोपेन, अमोनिया, ब्राइन। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर जो लिखा ब्राइन क्या है, द्वितीयक रेफ्रिजरेंट है मतलब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। पहले आंसर मिल गया तो मैं इस पर पहले ही टिक कर देता हूं, जिससे आपको आंसर का पता चल जाए। डी ऑप्शन राइट है। आगे लिखा इन रेफ्रिजरेंट्स का प्रयोग अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में किया जाता है। अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में ऊष्मा का स्थानांतरण एक ही माध्यम से न होकर अलग अलग माध्यमों द्वारा होता है। तो एक क्वेश्चन क्या मिल जाएगा इनका, इन रेफ्रिजरेंट का उपयोग अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में किया जाता। तो आप इसको याद रख लें, क्यों किया जाता हुआ है आगे भी लिखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा है, कौन सा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बताना हमें HCH2 मतलब वाटर, HFC, HCFC। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो H2O है मतलब वाटर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता, तो हमारा बी वाला ऑप्शन वैसे राइट होना चाहिए। अब इसके बारे में और भी कुछ लिखा है, उसको पढ़ना जरूरी है। तो हमारा जो जल हो गया, ब्राइन हो गया, एंटीफ्रीज हो गया, और हमारा मिथाइल क्लोराइड एवं R11, ये सब क्या है, हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। आगे लिखा है यदि रेफ्रिजरेंट स्थान का जो जिस भी स्थान का जो हमारा टेम्परेचर है जल के हिमांक बिंदु और 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तो वहां जल का उपयोग द्वितीयक रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। अब जल का उपयोग द्वितीयक रेफ्रिजरेंट के रूप में क्यों किया जाता है, ये मैंने अच्छे से यहाँ पर लिखकर समझा दिया, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बनाए रखने के लिए, क्या 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बनाए रखने के लिए किस रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया था। तो जस्ट अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, किसका उपयोग किया जाता है, वाटर का उपयोग किया जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रही है क्योंकि सारे क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेन किया, उसकी थ्योरी प्रोवाइड कराई है, इसलिए वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में और इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।